चलो निकलो निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। हमारे मेहमान आए नहीं कि भिखारी पहले ही आ गए। चलो निकलो। सीमा, तुम पागल हो गई हो? ऐसे क्यों बोल रही हो? ये लोग बहुत शुभ होते हैं। माय फुट, शुभ होते हैं? तुम मुझे बताओगे शुभ क्या होता है ना शुभ क्या होता है? मनहूस लोग, निकलो यहाँ से। सही कहा बेटा, हम मनहूसी तो होते हैं, मनहूसी हैं हम लोग। अरे जब पैदा होते हैं ना तो हॉस्पिटल वाले हमें मनहूस बोलते हैं, जब हॉस्पिटल से घर आते हैं ना तो माँ बाप भाई बहन हमें मनहूस बोलते हैं, जब बड़े होकर हम समाज में निकलते हैं ना तो समाज हमें मनहूस बोलता है। मनहूसियत है हम लोग, तभी तो तुम हमसे इस तरीके से बात कर रही हो। मनहूस है हम लोग, मनहूस। दीदी आप परेशान मत हो, मैं इसके तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी तुम क्यों माफी मांग रहे हो? ये क्या हमारे रिश्तेदार लगते हैं? इनसे इसी तरीके से बात किया जाता है। समझ में आई बात? तू अभी तक खड़ी है, चल निकल यहाँ से। चलो चलते हैं। नहीं पहलवान, किन्नरों की मर्यादा क्या होती है ना, आज ये चिंगारी इन लोगों को बता के जाएगी। क्या बोला था बेटा तूने कि हम किन्नर लोग भिखारी होते हैं, मनहूस होते हैं? बेटा हम किन्नर लोग अभी के नहीं है, हमारी कहानी तो आदि अनादि काल से चली आ रही है। भगवान भोलेनाथ का जो रूप है ना, अर्धनारेश्वर रूप, वो हम लोगों का है। महाभारत में अगर शिखंडी नहीं होता ना तो पांडव कभी भी जीत नहीं पाते। द्रोणाचार्य की मृत्यु कारण भी एक किन्नर ही था, क्योंकि शिखंडी एक किन्नर था बेटा, समझी? सीमा माफी मांगो दीदी से। माफी? और इससे? बिल्कुल नहीं। बेटा आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मत मांगो माफी। और हम लोग मनहूस है, हम कितने ही मनहूस है ना, तो आप जैसे लोगों को दुआएं देते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां ही रहे। कभी भी किसी घर में बच्चा होता है ना तो हम लोग बधाई गीत गाने जाते हैं। कोई भी आयोजन हमारे बिना पूरा नहीं होता है, चाहे कितने भी खर्चे कर लो, जब तक किन्नर नहीं जाते बधाई देने ना तो शुभ नहीं माना जाता उस जगह को। दुनिया वालों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है हमारे प्रति, एक अंग विशेष ना होने के कारण समाज हमें धिक्कारता है, गलत निगाहों से देखता है। कोई छक्का बोलता है, कोई हिजड़ा बोलता है, कोई ताली बजाने वाला बोलता है, कोई रेड लाइट पे खड़े होने वाला बोलता है। अरे हमारी क्या गलती है बताओ ना? अरे उसी भगवान ने हमें भी पैदा किया है ना, जिन्होंने आप लोगों को पैदा किया है। अरे आप लोग पास तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया, हम लोग को ही बराबर दिया, सिर्फ एक अंग विशेष नहीं दिया। हमारी गलती है क्या? एक अंग विशेष ना होने का हमारे माँ बाप भी हमको छोड़ देते, उनको कोई मतलब नहीं होता कि उनका बच्चा कहाँ गया, जिंदा है या मर गया। समाज पे धक्के खा खा के हम लोग बड़े होते हैं, जीते हैं, पलते हैं। अरे मृत्यु अगर इतना आसान होता ना तो हम किन्नर लोग कब के मर चुके होते। लेकिन मैंने सुना है ना कि मृत्यु बड़ी डरावनी होती है, इसीलिए मरने कोई भी सोच नहीं पाता। कोई अच्छा इंसान मिल जाता है ना, 2 पीठी बातें कर लेता है तो हम लोग फिर जी उठते और निकल पड़ते उसी समाज के लिए, दुआएं देने के लिए, उनके लिए अच्छा करने के लिए। अरे आप लोग हमें कुछ भी गलत बोलो, कितनी भी गालियां दो, लेकिन हम किन्नर लोग किसी को बद्दुआ नहीं देते। बताए बेटा, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे ना तो सारे अयोध्यावासी उनको छोड़ने गए थे, जिसमें नर थे, नारी थे और हम किन्नर थे। तो भगवान श्री राम जी ने बोला कि आप जितने भी नर नारी हैं सब वापस अयोध्या लौट चले जाए, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोला और वो चले गए। हम किन्नर लोग 14 साल तक वहां इंतजार किए प्रभु श्री राम जी का। जब प्रभु श्री राम जी सीता जी को लेके वापस आ रहे थे ना, तब तक हम लोग वहां पे थे। प्रभु श्री राम ने जब देखा तो उन्होंने पूछा आप लोग यहाँ क्या कर रहे? तब हम किन्नरों ने बोला कि हे प्रभु, आपने तो नर और नारी को वापस जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन हम किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला। तब प्रभु श्री राम हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि एक किन्नर, कि आप लोगों को हम आशीर्वाद देते कि कोई भी मंगल कार्य आप लोग के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं होगा। आप लोग किसी को भी आशीर्वाद देंगे ना तो बहुत फलेगा फूलेगा। इसलिए हम किन्नर इस धरती पे आए हैं ना, तो हम अपने प्रभु श्री राम की बातें मानते। दुनिया हमें कुछ भी कहती है ना, हम उनको सिर्फ आशीर्वाद देते, उनके लिए दुआएं देते हैं। पर अरे आप लोगों से 10, 20, 50, 100 रुपए मिल जाता है, उससे हमें क्या होता है? लेकिन उस 10, 20 रुपए के साथ साथ जो हम लोग आप लोगों को लाखों की दुआएं देते हैं ना, वो आपके बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। और मैं तो यहाँ पे चकाचौंध देखी तो इसलिए मैंने सोचा कि शादी ब्याह के शायद घर होगा तो मैं दुआ देने आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहो,
हमेशा खुश रहो। चल पहलवान चल। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नादान आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी गलतियों को माफ कर दो। बेटा देख, मैंने ये नहीं बोला कि तूने जानबूझ के किया। हमारे समाज की मानसिकता ही यही है, हम किन्नरों को इसी दृष्टि से देखा जाता है। हम किन्नरों को अच्छा माना ही नहीं है आज तक, तो तुम लोग कैसे सीखोगे? अरे तुम तो अभी पैदा हुए होगे ना, पहले के लोग भी ऐसे करते थे, तो वही तुम लोग देख के कर रहे हो। लेकिन एक बात बेटा, हम किन्नर लोग दिल के पूरे नहीं होते। कभी किन्नर के साथ ना बैठ के देखना, अरे हम लोग का ही मन करता है तुम लोग साथ बातें करने का, तुम्हारे साथ हंसने का, बैठने का, खाना खाने का, लेकिन तुम लोग कभी भी अपने समाज में हमें स्थान नहीं देते हो, इसलिए दिल बहुत रोता है। और उस भगवान से सिर्फ हम एक ही दुआ करते कि हे भगवान, अगले जन्म में ना भले में कोई जन्म मत दे, लेकिन किन्नर का जन्म हमें मत देना, मत देना बेटा, मत देना। एक बात और बेटा, शायद तुम लोगों के दिमाग में आता होगा, जब किन्नर की मृत्यु होती है तो उसे चप्पलों से मार के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। वो इसीलिए हे भगवान, इसको अगले जन्म में कभी भी किन्नर का जन्म मत देना। दीदी चुप हो जाओ, यहाँ से चलते हैं। दीदी दीदी मत जाओ ऐसे, और हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में मेहमान आए या ना आए, आप हमारे घर के अंदर चलो दीदी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, नहीं तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। हाँ दीदी, इसको माफ कर दो, इसने जो किया वो नादानी में किया है। माफ कर दो। चलो दीदी अंदर चलो। आज इसे रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। हाँ दीदी चलो। तो कहाँ रह गई थी? इतना टाइम कैसे लगा आने में? इतना समय कैसे लगा तुम्हें आने में? अच्छा ये बताओ सूरज, तुमने मुझे बुलाया क्यों? और तुम्हें पता है ना कि मैं गांव की नजरों से कैसे बच बचा के आई हूँ। समझ सकता हूँ यार, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी याद आती है ना। लेकिन सूरज, ऐसे रोज रोज मिलना ठीक नहीं है। अच्छा पहलवान, हाँ दीदी। तो ये माजरा है इस लड़की का। हाँ दीदी। क्या ठीक नहीं है? मैं क्या तुमसे प्यार नहीं करता? प्यार तो मैं भी करती हूँ, पर तुम्हें पता है ना कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं किसी और की हो गई हूँ। शादी हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार तो तुमसे मैं ही करता हूँ ना। पर सूरज, अब ये ठीक नहीं है, तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। वाह वाह वाह, रख, खड़ा रहे यहाँ पे, खड़ा रहे। बहुत नाम रोशन कर रही है तू अपने माँ बाप का। शास्त्री जी की बेटी है ना तू? तेरी तो 1 महीने पहले शादी हुई ना? 1 महीने पहले शादी हुई तेरे दीनदयाल जी के यहाँ पे। जी। है? ये कौन है? दीदी इसका नाम सूरज है। सूरज? जल्दी बता क्या कर रहा है यहाँ पे, वरना तेरा सूरज डुबा दूंगी मैं। कुछ नहीं दीदी, मैं इससे मिलने आया था। मिलने आया था? इस वीरान खेत में क्या कर रहा है तू? दीदी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? इसके मांग में सिंदूर दिख रहा तू? जल्दी बता क्या माजरा है दोनों का, वरना चिल्ला के ना पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दूंगी और तुम दोनों की इज्जत का फालूदा बनवा दूंगी मैं।
जल्दी बता क्या सीन है तुम लोग का। नहीं नहीं दीदी, आप किसी से कुछ मत कहो, मैं आपको सच बताती हूँ। दीदी, मैं और सूरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दिए। उस रिश्ते से मैं खुश नहीं हूँ दीदी। दीदी, मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इससे छुप छुप के मिलती हूँ। हाँ दीदी, ये सच कह रही है। मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके घर वालों ने धोखे से इसकी शादी किसी और के साथ करा दी। अच्छा, अब इसकी शादी हो चुकी है, अब तेरा प्यार उमड़ रहा है, हैं? जब बगावत करनी थी ना तो शादी से पहले करते। अब ये किसी और की हो चुकी है, किसी और के घर की इज्जत है, ये किसी और की बीवी है, ये इसके ऊपर ना बहुत सारे लांछन लग सकते हैं ऐसी हरकतों पे। और तू बेटा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख, समझी? तू भी जा कहीं और शादी कर, कहीं और सेटल। तू ऐसी चीजों को मंजूरी ना चिंगारी बिल्कुल नहीं देती है। और ऐसी हरकतें करके तुम लोग क्या हासिल कर लोगे? हैं? कब तक मिलोगे छुप छुप के? कब तक? दीदी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकते ना तो मत रहो, लेकिन अब ये किसी और घर की इज्जत है और चिंगारी इस चीज की मंजूरी ना कभी किसी को दी है और ना कभी किसी को देगी। दीदी, ये भी मेरे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अच्छा तो क्या करेगा अब? लेके भागेगा इसको? लेके भागना। देख जितना समझा रही हूँ ना, चुपचाप शांति से समझ, मेरे गुस्से को हवा मत दे, वरना अगर मैंने हल्ला करके गांव वालों को बुला दिया ना, तुम दोनों को पकड़ के बहुत मारेंगे, समझे? और तू बेटा जब किसी और घर की इज्जत बन चुकी है ना, तो अपने पति के साथ ना बहुत ही लॉयल तरीके से रहे, ऐसे दोगलेपंती मत कर, समझी? कल को तेरा पति भी छुप छुप के अगर किसी और से मिलने लग जाए, क्या करेगी तू? तब जो जानेगी तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? कभी सोचा इस बारे में? देख बेटा, तेरा नाम सीता है ना, तो सीता नाम की मर्यादा को भी बरकरार रख। जिस तरीके से सीता जी लंका में रह के भी ने अपने चरित्र पर उंगली नहीं उठने दी, दाग नहीं लगने दी, तो उस तरीके से तू कर। अरे कम से कम सीता नहीं बन सकती तो नाम की मर्यादा को तो रख सकती है तू। आज की बात से अगर मैंने देख लिया तुम दोनों को इस तरीके से, याद रखना सबसे पहले मैं ही बांध के मारूंगा तुम लोगों को और कहीं का नहीं रहने दूंगा तुम लोगों को, समझे? और तू किसका बेटा है? तू नाम बता, अपने बाप का नाम बता। तू शर्मा जी। शर्मा जी का बेटा है ना? जी। बेटा शर्मा जी को ना बोलने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। पहली और आखिरी दफा तुम लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, इस तरीके से हरकत दिख गई ना तो किसी भी कोने में जाके मिलोगे ना, चिंगारी वहां पे तुम्हें सामने नजर आएगी। जी चल निकल यहाँ से, निकल वापसी जा, और तू अपने घर जा। आए हैं प्यार करने, शादी होने के बाद किसी और से मिलना प्यार करना है। दीदी, हमें माफ कर दीजिए। और आप सच कह रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने मंगलसूत्र और अपने सिंदूर की लाज रखना चाहिए था और अपने माँ बाप की इज्जत का। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी दीदी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। चल घर जा अपने, तू चल जा अपने गांव जा। पहलवान, हाँ दीदी। आज अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो ये दोनों एक दूसरे के परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देते। देख मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो खुद बोलती हूँ कि प्यार करो, लेकिन पता क्या होता है, गलत समय पे गलत तरीके से प्यार ना ये बहुत ही गलत होता है। और देखना अगर ये लोग शादी से पहले अगर मुझसे मिले होते ना तो शायद मैं इन दोनों की शादी करवा भी देती, लेकिन अब तो उस लड़की की शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। सिंपल फंडा है चिंगारी का। चल सही कह रहे हो दीदी, चलो। यहाँ गांव में जमीन लेकर क्या फायदा? अरे बेटा पहलवान, सिर्फ शहर वालों का भला करते रहूं क्या? गांव वालों के लिए भी तो कुछ सोचना है ना, इसलिए ले रही हूँ जमीन यहाँ पे। चल। अरे चिंगारी दीदी, नमस्ते। अरे राधा, तू नमस्ते नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। कहाँ जा रही है? मैं खेतों में इनके लिए खाना लेके। अच्छा, गोपी ठीक है ना? हाँ जी दीदी। कभी अपने हाथ का खाना इस चिंगारी दीदी को भी खिला दिया कर। हाँ दीदी, क्यों नहीं। अच्छा सुन, यहाँ पे ना स्कूल बनवा रही हूँ मैं गरीब बच्चों के लिए, तो भंडारा है परसों, आना है तुझे, गोपी को भी लेके आना। हाँ दीदी ठीक है। बिल्कुल। चल खुश रह। चल पहलवान। बहुत प्यार करते हैं तुमको बलम जी, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, राम की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको बलम जी। अरे राधा, तू क्यों उस चिरकुट के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? देखो गोपाल बाबू,
हमारी शादी हुई उनसे, वो हमारे पति है। और हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनके खिलाफ नहीं सोच सकती ये सब बातें। अरे राधा, एक कबाड़ी वाला क्या जाने हीरे की कदर। मेरी बात मान, हम जौहरी हैं और हीरे की कदर जौहरी से ज्यादा कोई नहीं जानता। गोपाल बाबू, पूरा गांव जानता है कि आपका परिवार कितना बड़ा जौहरी है। सुंदर औरत देखी ना कि पीछे लग जाते हैं। छोड़ो रास्ता हमारा। सुन, गोपाल ठाकुर को इनकार पसंद नहीं है। और आज देख, मौसम कितना रंगीन है और साथ में तू भी रंगीन है। मेरी बात मान, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। तेरे पति का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, समझी? देखो गोपाल बाबू, हम रात दिन मेहनत करके आपका कर्जा चुका देंगे, पर ऐसे आप मुझे छेड़ा मत करो। देख, रात दिन मेहनत करने से बढ़िया है ना कि बस एक रात मेहनत कर ले। चल 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 गोपाल बाबू, छोड़ो छोड़ो मुझे। गोपाल बाबू चल, छोड़ दो। गोपाल तेरा बाबू, सारा कर्जा उतर मुझे छोड़ दो। गोपाल बाबू छोड़ दो मुझे, वरना मैं बहुत जोर चिल्लाऊंगी। तुझे क्या लगता है कि तेरे चिल्लाने से ये गांव आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पूरा गांव गोपाल ठाकुर के कर्जे में दबा हुआ है, समझी? चल चल, छोड़ो, बचाओ। देख तो तुझे यहाँ कौन बचाता है। चल छोड़ो गोपाल बाबू, बचाओ। देख पहलवान, हाँ दीदी। पंडित जी ने मुहूर्त का समय तो दे दिया, अब बस हमें तैयारी करनी है। हाँ दीदी। ठीक है ना? हाँ दीदी। चल। दीदी, कोई मुसीबत में है, आवाज आ रही। लग रहा है पहलवान कोई तो मुसीबत में है। चल तो। अरे चिंगारी दीदी, नमस्ते। अरे राधा, तू नमस्ते नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। कहाँ जा रही है? मैं खेतों में इनके लिए खाना लेके। अच्छा, गोपी ठीक है ना? हाँ जी दीदी। कभी अपने हाथ का खाना इस चिंगारी दीदी को भी खिला दिया कर। पहलवान चल तो। छोड़ मुझे कुत्ते, कमीने। आज तुझे इस ठाकुर से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ मुझे, बचाओ। ओए, कौन है बे तू जिसने गोपाल ठाकुर के हाथ लगाया? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं, ढक्कन। ओए किन्नर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ठाकुर पे हाथ उठाया? और किन्नरों का इतिहास ही मिटा दूंगा। दीदी से छोड़ दो, ये हमारे गांव का प्रधान है और गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि इससे मुंह लगे। बेटा, बदमाशी और चौधरीगिरी कितनी भी तेज हो ना, ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आज इसकी बदमाशी और जमींदारी इसके पिछवाड़े में घुसेड़ के ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि पूरा खानदान भी अगर निकालना चाहे ना तो उस ढक्कन को निकाल नहीं पाएगा। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, बहुत चर्बी चढ़ी है, बहुत चर्बी चढ़ी है ना। इज्जत लूटेगा तू, इज्जत लूटेगा, लूट, इज्जत लूटेगा, ले लूट, लूट अब, लूट। इसके पति ने मुझसे कर्जा लिया है। तो कर्जा लिया तो क्या, इसकी बीबी की इज्जत लूट के तू कर्जा वसूलेगा? बोलना, इज्जत लूट के पैसा वसूलेगा तू? बोलना, बोला। अरे चिंगारी, तूने अच्छा नहीं किया, तूने ठाकुर के ऊपर हाथ उठाया, मैं तुझे देख लूंगा। अरे जा, अपने बाप से बोल दियो कि इज्जत लूटने आया था और इज्जत लूटवा के जा रहा है। चल निकल। मैं तुझे देख लूंगा चिंगारी, तेरा अस्तित्व मिटा दूं इस दुनिया से, समझी? याद रखना, मैं एक बार फिर आऊंगा। तूने ठाकुर के ऊपर हाथ उठाया। चल निकल। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इज्जत तो बचा ली, पर ये इसका बदला पूरे गांव वालों से लेगा। बेटा तू चिंता मत कर, चिंगारी किसी को डोज नहीं देती, ओवरडोज देती, ओवरडोज। अगर ये दोबारा ऐसी कोई हरकत करेगा ना तो चिंगारी का ये रौद्र रूप देख के सोचेगा भी नहीं ऐसी करने के लिए। और इसके बाप के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि साली चौधरी पंथी खत्म हो जाएगी उसकी। चल बेटा, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। पूछ कि मैंने तुझे क्यों मारा,
अरे पूछ कि मैं तुझे थप्पड़ क्यों मारा? हाँ तो क्यों मारा? ये तेरी दादागिरी का अंत करने के लिए मारा मैंने, और ये तेरी बेईमानी का भूत उतारने के लिए। तू है कौन जो थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है? कौन है तू? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और मैं तेरा खून करना चाहती हूँ। अब ये पूछ कि मैं तेरा खून क्यों करना चाहती हूँ? जाएगा यार सारा काम। दिमाग पे जोर डाल के पहचान इसको। 1 सेकंड बाद में कर दो। अरे पहचान, पहचाना? दीदी, इस आदमी ने हम दोनों माँ बेटी को घर से बेघर किया है। समझ गया तुम्हें क्यों लेके आई है। वो मकान मेरा है, मैंने कोई कब्जा नहीं किया, खरीदा है मैंने। दीदी, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। जब मैंने अपना मकान तुझे फेंका ही नहीं तो तूने खरीदा कैसे? सुन बे भड़वे, अब तेरी 420 और दादागिरी नहीं चलेगी। चुपचाप घर की चाबी ना मानवी को दे दे, वरना चिंगारी ने उस घर पे कब्जा कर लिया ना तो कोई भी कानून और कोई पुलिस उस घर से मुझे निकाल नहीं सकती है, समझा? क्या बात है, आजकल किन्नर भी मर्दानगी भरी बातें करने लगी। वाह। क्योंकि आजकल तुझ जैसे मर्द ना मर्द पैदा हो रहे हैं, इसलिए हम किन्नरों को मर्दानगी दिखानी पड़ रही है। और तुझे किन्नरों की ताकत का पता नहीं है। एक फोन करूंगी ना, हजारों किन्नर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और तेरी लाश कहाँ जाएगी तुझे पता नहीं चलेगा। इससे पहले तुझे कुत्तों की तरह मारते हुए घर से निकालू ना, चुपचाप चाबी मानवी को दे दे तू, समझा? नहीं दूंगा, क्या कर लेगी तू? और सुन, तेरे जैसी किन्नर ना मेरे जूते की नोक पे रहती है, ज्यादा पैं मत कर यहाँ पे। रुक जा, मैं गुरु माँ को फोन करती हूँ, वही तेरा इलाज करेंगी। हेलो गुरु माँ, एक कुत्ता पागल हो गया है, जरा किन्नरों की टोली भेज दो, साले का इलाज करना है। बेटा, तेरी एक एक ईंट यहां से उखाड़ के ना ले गए ना तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, चिंगारी किन्नर नहीं, समझा? दीदी, मेरे पति ने 1-1 रुपया जोड़ के वो मकान बनाया था। उनके जाने के बाद हमारे पास बस एक वही निशानी है, उसके ऊपर भी इस कमीने की गंदी नीयत आ गई है। बेटा, अब इसकी नियत घर पे नहीं है, चिंगारे की नियत इसकी बर्बादी पे है। अब बर्बादी पे बस 5 मिनट, अभी देखना इसका आलीशान महल ना ऐसे धराशायी हो जाएगा, धराशायी। 5 मिनट में जाकर तू बस आने दे गोरी माँ को। अरे चिंगारी दीदी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना आपसे। और सुनो, तुम्हें चाबी चाहिए ना, मैं चाबी भी देता हूँ और मकान भी तुम्हारा है, इसमें लड़ने की क्या बात है? देखो चिंगारी दीदी, मेरी यहाँ पे एक रिस्पेक्ट है, मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ कोई हंगामा हो। मैं चाबी लाता हूँ, ठीक है? मैं लाता हूँ। देखा बेटा, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, जब इनको 2 लात दो ना तब इनकी अकल ठिकाने में आती है। लो तुम्हारी चाबी। सुन बे, चाबी तो मैं तुझसे पहले ले सकती थी, लेकिन तुझे चिंगारी का पावर जो दिखाना था, समझा? चल बेटा, और हाँ, 2 दिन का समय दे रही हूं तुझे। ये अपना तामझाम प्रॉपर्टी डीलर का ना लेके इस इलाके से निकल जा, और 1000 किलोमीटर के अंदर तो दिख मत जाना, वरना जहां मिलेगा ना घुसेड़ दूंगी तेरे अंदर यही चाबी, समझा? चल चल बेटा। 2 दिन क्या, मैं तो आज ही शिफ्ट कर देता हूँ, मरना थोड़ी यहाँ पे रह के। टेम्पो वाले को फोन करो जरा। हाँ भाई। दीदी, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं थक गया हूँ। अब शर्मा जी का भी घर बहुत दूर है, कोई रिक्शा कर लेते हैं। अच्छा, अब तुझे भी ना चलने की बीमारी होने लग गई है ना, नवाब बन गया है तू। वो तो अच्छा हुआ लखन ने आप 5000 का जुगाड़ कर ही दिया, नहीं तो आज 1 तारीख थी, सारा काम खराब हो जाता। कर लेते हैं रिक्शा। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये तो विनोद जी है ना? हाँ दीदी। कि इन्हीं का रिक्शा कर लेते हैं, तो रिक्शा हाँ, चलाते ही हैं। चल तो रुक रुक रुक, ये रो क्यों रहे हैं? ऐसे गिनते गिनते रो रहे हैं। हे भगवान, तू भी बड़ा वक्त पे साथ देता है, लड़की के नाम पे इंतजाम कर ही देता है।
क्या बात है विनोद जी, आज लगता है कुछ ज्यादा कमाई हुई है। रिक्शा क्या है आपका? और ये की आंखों में आंसू, कोई बात हुई है क्या? बताइए ना विनोद जी। चिंगारी जी, आज आपको रिक्शा कोई और करनी पड़ेगी। मुझे बेटी की दहेज की ईएमआई भरने उसके ससुराल जाना है ना। दहेज की ईएमआई? मैं कुछ समझी नहीं विनोद जी। वो क्या है ना चिंगारी जी, जब बेटी की शादी की थी तो 10 साल तक 15,000 रुपये महीने देने का मैंने वादा किया था। वो दहेज की ईएमआई है, वही भरने जा रहा हूँ। दहेज की ईएमआई? क्या माजरा है विनोद जी? बेटी का बाप होना ही सबसे बड़ा माजरा है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। आप आज कोई और रिक्शा ले लीजिए, मैं चलता हूँ। दीदी, दहेज की भी कोई ईएमआई होती है क्या? अरे पहलवान, मैं तो वैसे पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, पहली बार मैं ये सुन रही हूँ कि दहेज की ईएमआई भी होती है। तो एक काम कर, तू शर्मा जी के यहाँ जा और तू उनको बोलना चिंगारी शाम को आएगी। तब तक मैं दहेज की ईएमआई का मैटर सॉल्व करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है दीदी, मैं जा रहा हूँ। शिखा, हाँ खाना बना नहीं क्या अब तक? बस अभी आधे घंटे में तैयार कर देती हूँ खाना। तू बहुत काम चोरी करने लगी आजकल। कल की मार भूल गई क्या? आपको तो पता है मुझसे इस हालत में काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। जवान लड़ाएगी, वरना इस हालत में तुझे मारना नहीं चाहता। पापा, पापा आप यहाँ? बेटा, आज 1 तारीख थी ना, आज दामाद जी की ईएमआई भरने का समय था। वाह ससुर जी, मानना पड़ेगा आपको, जबान के एकदम पक्के हैं आप। आइए पापा। किस्तें समय पर दे रहा हूँ तो बिटिया का ये हाल है। अगर चूक हो गई तो ना जाने किस हाल में देखूंगा। पापा, कब तक ये किस्तें भरेंगे आप? बेटे, जान रही तो पूरे 10 साल तक, जिंदा रहा तो ये लीजिए आप अपनी किस्त। वैसे ससुर जी, 9 साल 3 महीने बाकी हैं बस, ये भी निकल जाएंगे। टाइम से किस्त भरते रहिए। आप चिंता ना करिए, बिटिया को ठीक से रखिए। चाहे तो 1-10,000 और बढ़ा लीजिए। पूरे 9 साल 3 महीने में आपकी किस्त पूरी पहुंचाऊंगा, जिंदा रहा तो। क्या देख रहा है? चिंगारी किन्नर नाम से मशहूर हूं मैं, किन्नरों का गुरूर हूं, और तेरे जैसे दहेज के लोभियों का हाथ पांव तोड़ने पे मजबूर हूं मैं, समझा? अबे तू चिंगारी हो या सुपारी, मेरे घर में क्या कर रही है? निकल यहाँ से। चुप, बिल्कुल चुप। विनोद जी, बताइए माजरा क्या है, और आपको इस कमीने से घबराने की जरूरत नहीं है। चिंगारी खड़ी है यहाँ पे, बताइए आप। पापा ने इस इंसान से मेरी शादी इसलिए कराई क्योंकि मैं इससे प्यार करती थी। इससे तो अच्छा होता कि मैं इससे प्यार ही ना करती। बेटा, तू मुझे साफ साफ बता, हालात तो मैं खुद ठीक कर दूंगी, तू बता मुझे। चिंगारी जी, इसने मेरी भोली भाली बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, और ये फंस भी गई, और गर्भवती भी हो गई। मैंने इसके घर वालों से बात करी, इन दोनों का रिश्ता कर दिया जाए, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने इन्हें ही घर से बाहर निकाल दिया। इन्होंने पापा से डिमांड रखी कि मैं तुम्हारी बेटी से तब शादी करूंगा जब तुम मुझे घर का सारा दहेज और एक फ्लैट ईएमआई पे दिलाओगे, और मेरे पापा अब तक उस ईएमआई की किस्तें भर रहे हैं।
गलती इन जैसे लोगों की नहीं है, गलती आप जैसे लोग ही है जो इन जैसे लोगों की मांगे पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी गलती तो आपकी बेटी की है जो इन जैसे लड़कों के प्रेम जाल में फंस के अपना सब कुछ त्याग देती है। ओए, ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें बोलने वाली तू कौन है बे? शट अप! ये मामला अब घरेलू नहीं रहा, चिंगारी की नजर में आ चुका है और इस मामले का फैसला तो यहीं करके जाएगी चिंगारी। चिंगारी जी, इनके किश्तों के पैसे जमा करते करते मैं अपने बारे में तो सोच भी नहीं पाता। कभी कभी तो दवाइयों के पैसे भी मेरे पास नहीं होते। पापा चलिए अब यहाँ से, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इससे अच्छा होता तो मैं पैदा होते ही मर जाते। अरे तू जैसी लड़की को ना मर ही जाना चाहिए। एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे पता है लड़की पैदा होने पे खुशियां क्यों नहीं मनाई जाती है? क्योंकि उनके माँ बाप को डर रहता है कि लड़की बड़ी होकर ना उनके नाक ना कटवा दे। और तो सुन, कान खोल के सुन ले मेरी बात को, भेजे बिठा ले। आज से ना चिंगार ने इस बच्ची को गोद ले लिया है और आज से मेरी बेटी और मैं इसकी माँ हूँ। और बच्चों पे कोई भी खतरा आता है ना तो घायल शेरनी क्या कर सकती है ये तू बहुत अच्छे से जानता है। मेरी बेटी पे अगर कोई भी खरोच आई ना, 2 टांगों से चलता है ना बेटा, बैसाखी थमा दूंगी तुझे। बोल, मेरी बेटी को परेशान करेगा अब तू? बोल। नहीं करूंगा दीदी। आज ये आपके सामने तो कह रहा है, लेकिन अगर इसने कल मेरी बेटी को फिर परेशान किया तब? तो इसके घर को जला कर राख कर दूंगी और इसकी चिता भी यहीं जलाऊंगी मैं। कौन करेगा परेशान? बोल। नहीं दीदी, नहीं करूंगा। और इसके बाप से जो पैसे लिए वापस करेगा ना? हाँ, मैं काम करूंगा और इनका सारा पैसा वापस कर दूंगा। और सुनिए विनोद जी, आज के बाद से इसको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। खुद कमाएगा और अपनी बीबी का पेट पालेगा ये। और सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी से ना चूल्हा भी चलता है और चिता भी। तू डिसाइड कर ले कि चूल्हा जलवाना है या अपनी चिता। चल। नहीं दीदी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, और शिखा तुम भी मुझे माफ कर दो। और ये पैसा नहीं चाहिए मुझे, आप ले जाओ ये पैसा। आज से मैं खुद काम करूंगा और शिखा का ध्यान रखूंगा। और सुन, आऊंगी देखने में और आती रहूंगी, और तुझे अच्छे से पता है तुझे क्या करना है। ठीक है, चलिए विनोद जी। वे पहलवान। हाँ दीदी। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग? अरे दीदी झोपड़ी अपने लिए बना रहे हैं। ये यहाँ के तो नहीं लग रहे, कहीं और के लग रहे हैं ये लोग। ये काम करे, ये यहाँ बिछा देते हैं। आराम से आराम से। दीदी आपको तो सब अलग लगते हैं और पंगा लेने की आदत पड़ गई है आपको। नहीं रे पहलवान, ये सरकारी जमीन है, पार्क है ये, और ये यहाँ पे झोपड़ी बना रहे हैं। अभी 1 झोपड़ी है, कल को 2 बनेगी, फिर 5 बनेंगे, पूरा कब्जा कर लेंगे ये लोग। और चिंगारी ऐसे थोड़ी झेल सकती है ऐसे लोगों को। चल तो जरा। चलो दीदी, मानो तो है। पैसे साफ कर देता हूँ ताकि इस पर बैठ जाए। और मैं उसको उठा के यहाँ लगा देता हूँ। हाँ हेलो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? कुछ नहीं मैडम, वो सर छुपाने का ठिकाना बना रहे थे। हाँ मोहतरमा, हम आजमगढ़ से आए हैं, बहुत दूर से। बस 10-15 दिन रहेंगे, सर छुपाने का ही जरिया ढूंढ रहे थे। ये सरकारी जमीन है और यहाँ पे झोपड़ी बनाना या फिर कब्जा करना गैर कानूनी है, जेल भी हो सकती है तुम्हें, समझे? तुम लोग का नाम क्या है? नाम बताना अपना। राशिद खान। और तुम्हारा? नगमा खान। तुम लोग देखने में तो यहाँ के नहीं लग रहे हो, किसी बाहर देश के लग रहे हो। असली नाम बताओ अपना। मैडम बताया ना, राशिद खान। दीदी इनका पहचान पत्र देखो ना। सही कह रहा है पहलवान, अपना पहचान पत्र दिखाना मुझे, दिखाओ दिखाओ पहचान पत्र। हाँ दिखा रहे हैं मैडम, ये मेरा है और ये मेरी बेगम का। इस पे एड्रेस तो दिल्ली का लिखा है और तुम लोग बोल रहे हो कि आजमगढ़ से आ रहे हो। हाँ तो हमने दिल्ली का बनवा लिया था ना, वो जो कश्मीरी गेट पे कैफे वाला है उसको हमने पैसे दिए और उसने बना दिया। अच्छा,
पहलवान हाँ दीदी। देख, कुछ झोल लग रहा है इसमें। हाँ दीदी। एड्रेस दिल्ली का है और ये लोग आ रहे हैं आजमगढ़ से। अब तू देख इनके पिछवाड़े में ढक्कन कैसे लगाती हूँ मैं। आजमगढ़ का पहचान पत्र दिखाओ मुझे। ये रखो, जल्दी निकालो जल्दी। वो तो हम गाँव ही भूल आए, जल्दीबाजी में रखना भूल गए थे। अच्छा, आपको क्या लेना है? क्या लेना है? आप यहाँ के मंत्री लग रहे हो जो पूछ लो बार बार। क्यों इंक्वायरी कर रहे हो इतनी? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं देश के लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। एक बात बताओ, तुम लोग रोहिंग्या हो ना, जो घुसपैठ तरीके से हमारे देश में घुस गए और हमारे देश में कब्जा करना चाहते हो? ये बताओ, तुम्हारा पहचान पत्र किसने बनवाया? किसने बनवाया पहचान पत्र? बता। छोड़ दो मोहतरमा, हमारे शोहर को छोड़ दो अल्लाह के वास्ते। हमारी कोई गलती नहीं है, हम बताते हैं आपको अभी। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। हमें ना यहीं के मंत्री बुलाते हैं और सबसे पहले ये आधार कार्ड बनवाते, फिर राशन कार्ड बनवाते, फिर इलेक्शन कार्ड बनवाते, क्योंकि हम उनके वोट बैंक बन जाए। और वही लोग बोलते हैं कि जाके झोपड़ी बना लो। तो हम तो झोपड़ी बना रहे, तो हम क्या कर रहे थे? हमारी क्या गलती है जो आप हमारे पीछे पड़ गए? बताओ। आपके देश के नेता ही तो हम लोगों को यहाँ पे सारी फैसिलिटी मुहैया करवाते हैं, फिर क्योंकि हम उनके लिए वोट बैंक है ना, वोट बैंक। साला, हमारे देश की नींव कमजोर है। यहाँ के राजनेता लोग ना हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं। जब अपने घर के लोग ना अपने घर को आग लगाएं तो ये चिंगारी क्या कर सकती है? 800 साल तक मुगलों ने राज किया, उन्होंने देश को खोखला किया। उसके बाद 200 साल तक अंग्रेज आके उसको खोखला करके जो बचा कुचा ये राजनेता लोग कर रहे हैं। और तुम जैसे रोहिंग्या को मार के मैं करूंगी भी क्या? मुझे आज एक को मारूंगी, कल 100 और पैदा हो जाएंगे। और आज से टारगेट ना तुम रोहिंग्या नहीं हो, चिंगारी का टारगेट आज से राजनेता लोग हैं। राजनेता बनाओ, बनाओ झोपड़ी बनाओ, अरे महल बना लो यहाँ पे। लेकिन एक बात याद रखना, ये नेता लोग ना तुम रोहिंग्या को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो कहावत सुनी है ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये नेता लोग ऐसे ही हैं, अपना मतलब निकलते ही ना तुम लोगों को क्या करेंगे ये तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, समझे? चल पहलवान। सच में ऐसा ही है क्या? हम अपने गाँव ही चलते हैं। हाँ। हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए ऐसे नेताओं की। वो तो अपने मतलब के लिए हमें मार देंगे। सही कह रही थी ये चिंगारी जी, ये एकदम सही कह रही थी। चलो हम चलते हैं। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे हाथ पांव घुटने तेरी उम्र बीच में आ गई, वरना तेरे घुटनों के बल जमीन पे लौट रहा होता तू, समझा? तू कौन होती है हमारे बीच में टांग अड़ाने वाली? चिंगारी कहते हैं मुझको, और 1 लाख रुपए के लिए इसकी क्या जमीन हड़प लेगा तू? दीदी, मैं इनको ब्याज के रूप में 1 लाख रुपए दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस इंसान का पेट नहीं भर रहा। 2000 रुपए महीना ब्याज ही तो दिया है, मूल तो अभी भी खड़ा हुआ है। वेद प्रकाश कब से काम कर रहा है? ये ले चाय पी ले, काम बाद में कर लेना। मैडम जी, आप मेरे लिए चाय क्यों बना कर लाती? आप मुझे बोल दिया करो, मैं बना कर दिया करूंगा। अरे मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, एक कप तेरे लिए भी बनाती तो क्या हो गया? ये ले चाय पी, काम बाद में कर लेना। अरे नीचे कहाँ बैठा है, ऊपर बैठ। नहीं मैडम जी, अब नहीं ठीक है। मैंने कहा ना ऊपर बैठ के चाय पी, बैठ जा। मैडम जी, वैसे एक बात कहें, हमारे गांव में बोलते हैं कि शहर के लोग बहुत खराब होते हैं। अच्छा, ऐसे कहते हैं? और क्या कहते हैं तुम्हारे गांव वाले? वो कहते हैं कि शहर के लोग बड़े घमंडी होते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि शहर के लोग ही अच्छे होते हैं, गांव के लोग खराब होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? गांव के लोग खराब होते हैं? मैडम जी, गांव में ना आज भी जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत को मानते हैं, और नीचे तबके के लोगों को पाँव की जूती समझते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शहर के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, आखिर सेठ रतन लाल ने तुझको ढूंढ ही लिया। तू क्या समझता था मेरे पैसे खा के यहीं पे छुप के बैठ जाएगा? राम राम सेठ जी। छोड़ राम राम को, ये बता मेरे पैसे कब देगा? अरे ये कौन है? मैडम जी, हमारे गांव के सेठ। अरे ये क्या देगा मेरा इंट्रोडक्शन? मैं बताता हूँ, पिछले 3 महीने से इसको ढूंढ रहा हूँ। आज अपना पूरा पैसा ब्याज समेत लेके जाऊंगा। देखिए सेठ जी, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते इससे। क्या तरीका? इसके इसलिए जानोगी ना
तो तुम भी इसको यहाँ से निकाल दोगी। ऐसा मत बोलिए सेठ जी, मैं आपके पैसे धीरे धीरे दे दूंगा। और वैसे भी ब्याज के 2000 रुपये तो मैं हर महीना दे ही रहा हूँ ना। 2000 दे रहा है तो कोई एहसान कर रहा है क्या? मैडम जी, मेरे साथ साथ ये गांव के कितने ही लोगों के पैसे लेके भागा हुआ है। अरे भागता नहीं तो क्या करता मैडम जी, मेरी माँ बीमार है, उनका इलाज कराने के लिए सारी जमीन इन्हीं के पास गिरवी पड़ी है। उस जमीन को छुड़वाना था, इसलिए गांव से शहर आया नौकरी करने। और मैं अपनी माँ से मिलने भी नहीं गया दिवाली पे। लेकिन मैंने तो वेद प्रकाश तुम्हें बोला था ना, दिवाली पर 4-5 दिन के लिए तुम अपने घर चले जाओ। अरे कैसे जाता मैडम जी, अगर जाता तो ये अपने पैसे मांगते, और मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं। देख, अभी तक तो तेरी जमीन थी गिरवी मेरे पास, अब तो पूरी की पूरी जमीन हड़पूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए? मेरे पास टाइम नहीं है, गांव से तो मैं स्टाम्प पेपर भी लेके आया हूं। चल साइन कर इस पर। बुढ़ाओ, सही कहा तूने कि तेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तेरी एक टांग तो कब्र में लटक रही है और दूसरी जमीन पे। और वैसे भी तेरी ब्याजखोरी का आज अंत होने वाला है। अरे कौन है तू? क्यों पड़ी लकड़ी ले रहा है? इस नाचीज को चिंगारी बोलते हैं, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर का ना पेशा हो चुका है पड़ी लकड़ी लेने का। जब पड़ी लकड़ी ले लेती हूँ तो तुम जैसे ब्याजखोरों को पिछवाड़े में घुसेड़ भी देती हूँ। आई बात समझ में? ताली बजानी आती नहीं, क्यों गालियों को न्योता दे रही है? सेठ रतन लाल नाम है मेरा, एक चुटकी बजा दूं ना 100-150 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। बुजुर्ग आदमी, अभी तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही है चिंगारी, वरना चिंगारी इतना बात नहीं करती। चिंगारी बात सिर्फ झापड़ से करती है, समझा? चुपचाप खड़ा रह बेटा, पता क्या बात है? दीदी, मैंने इनसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे अपनी माँ के इलाज के लिए, और तब से अब तक मैं इनको 1 लाख रुपए ब्याज के तौर पर दे चुका हूँ। लेकिन अभी भी ये कहते हैं कि इनका पैसा पूरा ही नहीं हुआ। तो क्या हुआ? 2-2 हजार रुपए ब्याज ही तो दिया है महीने का, मूल तो अभी भी 1 लाख खड़ा का खड़ा ही है। ओ बुढ़ाओ, सुन, पूरे 1 लाख रुपए देगा तेरे ये। अरे ये क्या देगा, चिंगारी देगी, लेकिन इसके बदले में तू क्या वापस करेगा ना, वो सुन। अब तू तेरे डर की वजह से रात रात भर जागा ये, बता तू इसकी नींद वापस कर सकता है? बता ना। अरे तेरे डर की वजह से ना अपनी बीमार मां से मिलने नहीं जा पाया, इसका प्यार लौटा सकता है तू? तेरी वजह से भूखा रहा, प्यासा रहा, इसकी भूख प्यास लौटा सकता है तू? तेरी वजह से ना ये पूरे गांव में बेइज्जत हुआ, बदनामी हुई इसकी, इसकी इज्जत लौटा सकता है तू? अगर तू लौटा सकता है चिंगारी, अभी पूरे पैसे तेरे मुंह मारेगी, 1 लाख क्या 2 लाख देगी, अभी बोल लौटाएगा? बस 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 चिंगारी जी, मेरे बस की रातों की नींद लौटाना नहीं, माँ की ममता लौटाना नहीं, खोई हुई इज्जत लौटाना मेरे बस की नहीं। मैं इसके दिए हुए 1 लाख रुपए भी माफ करता हूँ, और आगे से वादा करता हूँ कि किसी से ब्याज का धंधा नहीं करूंगा। सेठ, मेरी बात ना ध्यान से सुन के जाना। कभी भी किसी गरीब और मजबूर के ऊपर ऐसी ज्यादती करोगे ना, उनकी बद्दुआएं ना कभी तुम्हारे घर परिवार को शांति और सुकून से नहीं रहने देगी, समझे? मैंने तुम्हारे 1 लाख रुपए माफ किए, मुझे माफ कर दो वेद प्रकाश। अब मैं कभी ब्याज का धंधा नहीं करूंगा। चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं कभी ब्याज का धंधा नहीं करूंगा। सेठ, मैं एक बात समझा रही हूं, किसी भी गरीब और मजबूर के ऊपर ऐसी ज्यादती करोगे ना, उनके दिल से जो बद्दुआ निकलेगी ना, तुम्हारा घर परिवार कभी शांति सुकून से नहीं रह पाएगा। याद रखना इस बात को। तू गया गया साले, तूने एक नारी को छूने का महापाप किया है। याद कर, सीता माता को बदनीयती से छूने के बाद रावण का क्या हाल हुआ था। याद कर, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश के बाद दुर्योधन और उसके कुल का क्या हाल हुआ था। याद कर कुत्ते। तू ज्यादा मत बोल, तुझे शायद नहीं पता कि तेरी मौत यहां खींच के लाई है तुझे। सरीप सिंह यादव नाम है मेरा, समझ गई? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो सबको जला के राख कर देती है। सुन यादव, ये यादव मौत का वो समुंदर है, तेरे जैसे ज्वाला को चुटकियों में शांत कर देता है। तो सुन बे, चिंगारी वो फायर है ना कि उसी समुंदर में ज्वार भाटा ला देते, ज्वार भाटा, समझा?
चल छोड़ दे मेरा। चल ना छोड़ दे, मुझे तुझसे जाके नहीं करने। पंडित जल्दी कर, 3 मिनट है तेरे पास, जल्दी से मंत्र पढ़। छोड़ मुझे। श्रीमान, ये क्या कर रहे हैं आप? कन्या से उसकी मर्जी के बिना विवाह करना घोर अपराध है। ए पंडित, क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है मुझे मत सिखा। 3 मिनट है तेरे पास, जल्दी से फेरे पाड़। मैंने कहा ना ये अपराध है। ए पंडित, क्या सही है क्या गलत है मुझे मत सिखा। तू सिर्फ मंत्र पढ़, ये मंत्र न मत कर, समझ गया? और सुन, अगर मैं इसके साथ स्वागत मनाना चाहता था ना तो बहुत पहले ही मना लेता, क्योंकि मैं इतना कमीना थोड़ी हूं। मैं चाहता हूं कि पहले इसको मंगलसूत्र पहनाऊं, उसके बाद स्वागत मनाऊं। क्यों बेबी? तू ना बहुत कमीना है, भगवान से डर। भगवान से तो डर रहा हूं, तभी तो विधि विधान से शादी कर रहा हूं। और सुन, अगर मुझे स्वागत मनानी होती ना तो कब की मेरे बेडरूम में होती और 10 बार स्वागत मना लेता। और तुझे पता है स्वागत का मतलब क्या होता है? सुंदर हाथ से की रात। क्यों पंडित? अबे तू करना, जल्दी कर, मंत्र पढ़। खड़ा है। हाँ, करता हूँ जल्दी कर। छोड़ मुझे। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने वाला। अगर मैं चाहूं ना तो तुझे बांध के फेरे ले सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुझे पहले मंगलसूत्र पहनाऊंगा और फिर स्वागत मनाऊंगा। आ बेबी, छोड़ दे। आना बेबी, मुझे नहीं मारना। अरे आना बेबी। नारी माँ है, नारी बहन है, नारी बेटी है, नारी अर्धांगिनी है और नारी विनाश का कारण बनती है। और तूने अपनी मौत की कुंडली अपने हाथों लिखवाई है। विनाश की, विनाश की, विनाश की। ओए, कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बीबी की मांग सिंदूर की जगह तेरे खून से भर दूं। अच्छा, खून से मांग भरेगा तू? सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी कन्नल। और तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगी ना कि चील के हुए दूरबीन से ढूंढ नहीं पाएंगे। एक मजबूर लाचार लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा तू, जबरदस्ती। हाँ तो क्या गलत कर रहा हूं? इसके बाप को 10 लाख रुपए दिए थे, मर गया साला, पैसे भी नहीं दिए, तो मैं शादी कर रहा हूं, इसमें गलती क्या है? दीदी, ये बहुत कमीना है, प्लीज मुझे बचा लो इससे। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी के रहते तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? हरिओम हरिओम हरिओम। यहाँ तो शोर शराबे के साथ साथ खून खराबा होने की आशंका है। पंडित जगमोहन, निकल ले बेटा। ओ पंडित, अबे कहाँ जा रहा? शादी तो करा जा। तेरी शादी तो अब जेल में करवाऊंगी और सुहागरात तिहाड़ जेल में, समझा? पहलवान, पुलिस को फोन कर। जी दीदी, अभी लगा था। हेलो, पुलिस स्टेशन। बस बस बस, बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। अब तुम तीनों कान खोल के मेरी बात सुनो। एक बात बता, जब तेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तूने दूसरी शादी क्यों की? बोल। दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इससे परमिशन ली थी शादी से पहले। जब तूने परमिशन दिया था फिर तुझे ऐतराज क्यों हो रहा? हाँ, तब दी थी। अब लेकिन दीदी एक काम करो, इसको बोलो ये डिवोर्स ले ले। एक बात बता तू, जब तुझे पता था इसकी शादी हो चुकी है, तूने फिर इससे शादी क्यों की? दीदी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्होंने परमिशन दी थी कि शादी करना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे तो परमिशन दी थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू मेरे पूरा का पूरा पति हथियाले। पति हथियाले? दिन रात मैं काम करती हूँ, पैसा कमा के लेके आती हूँ। और मैं जो घर का सारा काम करती हूँ, वो जो गरम गरम सुबह तू चाय पीती है, उसका क्या? घर का राशन कौन लेके आता है? पैसे से ही आता है ना। अरे लेकिन बनाती तो मैं ही हूँ ना। तुम कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ, ये क्यों बोलेंगे? मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, सारी बात तुम्हारी तो सुनते हैं वो। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और मेरी सुनो, और ये बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो? बोलो। दीदी, इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। या तो मैं ही जहर खा लूंगा या घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप बैठो, आप कहाँ जाओगे? क्यों आप जहर खाओगे? जहर खाएगी ये, जाएगी ये। अच्छा, मैं खाऊंगी जहर? जहर तुझे ना देके मार दूं, वो भी सुबह सुबह की चाय में। ओ हेलो, तमीज से बोल। तमीज से बोल। चल निकल यहाँ से। तू निकल यहाँ से। अरे मैं ना तेरे बाल नोच लूंगी, बता रही हूँ। हाथ तो लगा के दिखा। इसको निकाल रहे हो? दीदी, आप समझाइए ना इनको। कमाऊं मैं, सब कुछ मैं करूं, ऊपर से बकबक सुनो इसकी। अबे चल ना, निकल यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है इस घर में। अरे मैं क्या समझाऊं इनको? बोलना। शादी करने से पहले तो सोचा नहीं तूने? उस वक्त तो लड्डू बड़े अच्छे लग रहे होंगे, अब दोनों के बीच में पिस रहा है तो मेरे पास आ रहा तू। बोल। दीदी, अब आप ही बताइए क्या करें हम? सोल्यूशन निकालो। एक काम करो, तुम लोग ठंडे दिमाग से ना पहले कुछ सोचो और बताओ कि तुम लोग एक्चुअल में क्या चाहते हो, तभी मैं कोई रास्ता दिखा पाऊंगा तुम लोगों को। क्योंकि जो तूने शादी कर ली है ना बेटा, इससे छुटकारा तो अब मिलने से रहा।
अब तो ये जिंदगी भर निभाना ही पड़ेगा। बस अब तुम तीनों ये डिसाइड करो कि इसको जिंदगी को किस तरीके से निभाना है, समझे? शांति दिमाग से मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो, तू क्या चाहता है और तुम क्या चाहती हो? दीदी मैं तो बस ये चाहती हूँ, ये ना मुझे ऑफिस की थ्रेड ना दिया करे। हरे ऑफिस से आके मेरे साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटवा दे तो इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है दीदी, मैं इसकी सारी बातों को अग्री करती हूँ। जब मैं ऑफिस से आऊँ चिक चिक ना करे। हाँ तो ठीक है, मैं चिक चिक नहीं करूंगी। तुम बस आके मेरे हाथ बंटवा दिया करो थोड़ा सा, मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट है। ले भाई समीर, हो गया ना फैसला? अब ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है और ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है। अरे ये चीज तो तुम लोग घर में भी कर सकते थे, तीनों बैठ के आपस में बात करते, सॉल्यूशन निकल जाता। लेकिन नहीं, सबको तो अपने एटीट्यूड को प्रायोरिटी देनी है ना, कि हमारा एटीट्यूड जीतना चाहिए। बेटा एक तो तूने सबसे पहले गलती कर ली, दो शादी करके। अब शादी कर ली है तो निभाना पड़ेगा ही। परिवार में ना बहुत सारी बातें इग्नोर करनी पड़ती है, कभी अंधा भी बनना पड़ता है तो कभी बहरा भी और कभी गूंगा भी। ये नहीं कि हम हर बातों पे कुछ ना कुछ पॉइंट निकाले, कमियां निकाले। अरे लड़ाई दो औरतों की है ना, देख वो घर में काम करती है और बाहर जाके कमाने जाती है। अरे दोनों को समझा सकता था ना कि ये थोड़ा सा हाथ बटाई थी और ये भी इसके काम में कुछ ना कुछ हाथ बटाई थी, सब कुछ सही चलता। अभी तो तुम 3 लोग हो, कल को परिवार बढ़ेगा, घर में बच्चे होंगे, तब कैसे करोगे? उनके सामने ऐसे लड़ते रहोगे? वो संस्कार दोगे अपने बच्चों को? बोलो। अरे इससे हमारे आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। जब माँ बाप मजबूत होते हैं ना तो बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, और वही जब माँ बाप के आपस में लड़ते रहते हैं ना तो बच्चे वही सीखते हैं। गली मोहल्ले में जाके लड़ेंगे और अपनी बीवी और अपने परिवार वालों से वो भी लड़ेंगे, कल को जब शादी होगी उनकी। तो छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाई नहीं करते। और मैं हमेशा समझाती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना इमोशंस और गुस्से को साइड रखोगे ना तो हमेशा जीत होगी। एक बात तुमने सुना होगा, बड़े बड़े युद्ध भी ना इस टेबल पर बैठ के ही उसका सोल्यूशन निकलता है, समझे? और तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। अरे इसको भी देखो, दिन भर काम करके आता, थका हारा घर में आता है, और तुम लोग ऐसे चिक चिक करोगे तो वो कितना परेशान रहता होगा, क्या कमाएगा, क्या फोकस करेगा अपने करियर पे? अरे उसको पालना है, तुम दोनों को पालना है, तुम लोगों का भी फ्यूचर देखना है, उसको घर परिवार चलाना, घर की लोन, EMI, राशन, सब्जी, सब कुछ यही करता है ना। फिर लड़ा मत करो, एक दूसरे को बहन मानो, छोटी बड़ी बहन बन के रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा। हाँ तो ठीक है, तुम बस आके मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर दिया करो, मेरे लिए उतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे जब इसने गलती कर ही दी है तो जिंदगी भर तो चलाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है? लड़ाई झगड़े करके मत रहा करो, अच्छे से खुशहाल तरीके से रहो, और कोई भी परेशानी हो ना बैठ के बात करो। ईगो एटीट्यूड को साइड में रखो, हर चीज का सोल्यूशन निकल जाएगा, तुम्हें चिंगारी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे? जी दीदी। चलो खुशी खुशी घर जाओ और अच्छे से रहो, ठीक है? थैंक यू दीदी। जाओ खुशी खुशी घर जाओ, जाओ। दीदी थैंक यू। मैं 2 महीने से झगड़ा नहीं सुलझा पा रहा था और आपने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। खुश रहो, जाओ, बस लड़ाई झगड़ा मत करना। ओके दीदी। नमस्ते दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। नमस्ते, खुश रहो। देखा आप लोगों ने, 2 शादियां करने के फायदे हैं कि नुकसान है? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगी, शादी करें तो सिर्फ एक, 2 को झेल पाना इतना आसान नहीं है, समझे? अरे कोई घर में क्या देख रहा है? चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। अच्छा जी, बंदे को भी दिवाकर दुबे कहते हैं, ब्याजखोर दिवाकर दुबे। ये आशा और उसकी बहन किधर गई? आशा और उसकी बहन तो नहीं है। बता तेरे कितने पैसे हुए? पैसे मैं दूंगी तुझे। तो निकालो मेरे 1 लाख रुपए। और उसका क्या, जो उन लोगों ने हर महीने ब्याज दे देकर तुझे 2,05,000 रुपए दिए, वो कहाँ गए? बोलना। वो तो ब्याज था, मूल तो अभी का अभी वैसे का वैसा ही है। मैं ना तो मूल छोड़ता हूँ और ब्याज तो छोड़ता ही नहीं हूँ। और मेरा नाम चिंगारी किन्नर है और मैं ब्याजखोरों को छोड़ती नहीं हूँ। अगर तू जिंदगी जीना चाहता है ना तो 1 रुपए भी नहीं मांगेगा उनसे। अब अगर तेरा जिंदगी से मन भर गया है तो मुझसे बात कर। तो दिवाकर दुबे नाम है मेरा, चिंगारी जी। अगर मैं ब्याज पे पैसे देना जानता हूँ ना तो पैसे निकालना भी जानता हूँ। और हाँ, तुम जैसे किन्नरों को 1,500 रुपए तो भीख में मैं यूं ही दे देता हूँ। चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर।
छोड़ दो। और चिंगारी किन्नर के गुस्से के सैलाब से कोई बच नहीं पाता है। अरे तुझे पता है जब कोई जरूरतमंद होता है ना तो वही मजबूरी में पैसे ब्याज पे लेता है। अरे तुझ जैसे ब्याज खोर ना मुर्दे के पैसे पे ही ब्याज वसूलते हैं। तेरा नाम ब्याज खोर नहीं मुर्दा खोर होना चाहिए। मुर्दा खोर। लो दीदी गर्मा गर्म चाय। दीदी कहाँ खो हुई हो? क्या बताऊं जिया, इस बार ऑफिस के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेल्स बहुत कम हुई है। बॉस ने बोला है नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी। दीदी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी छोटी बहन है ना, मैं किस काम आऊँगी। इस बार आपकी सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, मेरी सैलरी है ना, इस बार मेरी सैलरी से खर्चा चल जाएगा घर का। वो बात तो ठीक है जिया, लेकिन तुझे तो पता है ना क्रेडिट कार्ड की EMIs और घर की किस्तें भी चल रही हैं, वो सब कैसे होगा। दीदी टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। आज सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, कल सैलरी मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। आज संडे वैसे भी इंजॉय करते हैं, घूमने चलते हैं। आप टेंशन मत लो, चाय ठंडी हो रही, चाय पियो। वैसे भी सही समय पर आता है दिवाकर दुबे। अरे वाह नमकीन, क्या बात। चाय थोड़ी फीकी है लेकिन कोई नहीं, तुम दोनों को देखकर मीठा एडजस्ट कर लूंगा। दिवाकर जी? दिवाकर जी नहीं, श्याम बाबू दिवाकर दुबे जी। कैसे मिला हुआ? आज 5 तारीख है और 5 तारीख को मेरे 5000 लाओ। देखिए श्याम जी, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे और मैं आपको ब्याज के ही 2 लाख रुपए अब तक दे चुकी हूँ। अब तो सारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है, अब मुझसे और नहीं होगा। बराबर कर चुकी हो? अभी तुम्हारे पास पूरे 1 लाख रुपया बाकी हैं। 5000 रुपया निकालो ब्याज के, श्याम बाबू के 5000 रुपये फटाफट निकालो। देखिए श्याम बाबू जी, इस बार दीदी की सैलरी नहीं आई है तो प्लीज़ इस बार एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम आप 2 महीने के इकट्ठे पैसे ले लेना। देखो पैसे तुम्हारी बड़ी दीदी ने लिए थे, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, समझ गई? देखिए दीदी जी, छोटी सही कह रही है, इस बार ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरी सैलरी नहीं मिली। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगले महीने दोनों महीने का ब्याज दे दूंगा। दिवाकर दुबे, मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूँ, कर्जदारों की रग रग से वाकिफ हूँ कि वो किस तरह बहाने बनाते हैं। आज तुमने नया बहाना बना दिया कि सैलरी नहीं मिली। 1 महीने बाद बोलोगी कि मेरी दीदी को सैलरी नहीं मिली, तो ये कर्ज डबल हो जाएगा और फिर तीसरे महीने ये ब्याज का पैसा बढ़ता चला जाएगा। सुनो, चुपचाप मेरे ब्याज के 5000 रुपये निकालो, मैं भी अपने काम पे निकलूं और तुम दोनों भी अपने काम पे निकलो। जी हाँ, जा अपनी सैलरी से 5000 रुपये निकाल के दे दी। जी दी। अब आई ना लाइन पे, पहले बोला था तभी दे देती, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। दी। चलो इस बार का ब्याज तो पूरा हो गया। दिवाकर दुबे चलता है, ये तो मेरा ब्याज हो गया। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पूरे 1 लाख रुपया रेडी रखना, अपने पैसे लेने वापस आऊँगा, समझ गई? अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुम दोनों का सारा तामझाम उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझ गई? चलता हूँ। देख इन मासूमों को, गांव से शहर में अपनी आंखों में सपने लेके आए थे, तेरे से पैसे उधार लेके इन लोगों ने छोटा सा आशियाना बनाया था, और तू जैसे हरामी लोग इसे 1 लाख रुपए के 2,05,000 उल्टा वसूल कर चुके, ऊपर से 1 लाख रुपए और मांग रहे। अरे थोड़ी सी गैरत तो रख, तरस खा इनके ऊपर, समझा?
दीदी मुझसे गलती होगी, दीदी मुझे माफ कर दो। देख श्याम बाबू दिवाकर दुबे उर्फ SBDD, ब्याज के पैसे से ना कभी भी तू अपना महल खड़ा नहीं कर सकता बेटा। गरीबों की आह लेके ना कभी भी तू खुशियों को बटोर नहीं सकता, समझा? लेना है तो दुआएं ले, अपनी छाती पे पैसे लेके जाएगा क्या? बोलना। दीदी आपने मेरी आंख खोल दी, और बहन मुझे माफ कर देना। दीदी मैं नहीं जानता था कि ये ब्याज का पैसा अपने साथ बददुआएं भी लेकर आता है। मैं दीदी आज के बाद कभी ब्याज का काम नहीं करूंगा दीदी, दीदी कसम से। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कभी ब्याज का पैसा नहीं लूंगा लोगों से। चल निकल। दीदी थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, वरना आज के इस टाइम में कौन किसी की मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अगर आप नहीं होती पता नहीं हमारा क्या होता। अरे थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, लेकिन हाँ एक बात बोलूंगी, ऐसे ब्याजखोरों से हमेशा बच के रहना चाहिए। अरे जितनी कैपेसिटी है उसमें काम करो ना, तुम लोग की मेहनत और लगन देके वो ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ देगा, ठीक है? आप सही हमेशा कह खुश रहे हैं रहो, दीदी। पर आगे से कोई परेशानी हो ना मुझे बताना, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ। अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और समाज की गंदगी को साफ करना मेरा पेशा है, समझे? ओए चिंगारी, इंस्पेक्टर सीमा पटेल नाम है मेरा, सीमा पटेल। तनिष्का जेवर और सीमा पटेल का तेवर तूने अभी तक जाना नहीं है। सीमा पटेल अपनी रिपोर्ट फाइल में जिस कातिल का नाम एक बार दर्ज कर देना, उसका नाम सीधा मौत की रिपोर्ट पे दर्ज हो जाता है। और याद रख चिंगारी, आज तुझे फांसी लगेगी और इससे तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सारे सबूत चीख कर ये बयान कर रहे हैं कि उस विधायक का सर काट के मौत के घाट तूने उतारा चिंगारी, तूने। हाँ हाँ, मैंने उस हरामजादे को मारा था, इसी हाथों से उसे मौत के घाट उतारा था। जीने का अधिकार छीना था मैंने उस हरामजादे का, समझे? देखा चिंगारी, कानून की इन्हीं लंबे हाथों ने तेरे हाथों में हथकड़ी बना दी, जिन हाथों से तूने वारदात को अंजाम दिया था। मगरू, चार्जशीट बनाई साली की, इस कुंडी की मुंडी को ना मैं फांसी के फंदे पे झूलते हुए देखना चाहती हूँ। चिंगारी को फांसी की सजा सुनाने से पहले ना कानून को लाख बार सोचना पड़ेगा, इंस्पेक्टर सीमा पटेल, समझे? मतलब अब तू अपने आप को कानून के रूप में समझने लगी है? तुझे क्या लगा था चिंगारी, तू मर्डर करके कानून के हाथों से बच जाएगी? तू भूल रही है, कानून की ना आंखें होती हैं और मुजरिम के कदमों के निशान ना पहचान लेती है। ओए कानूनी कठपुतली सुन, अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। अरे किस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, किस कानून की? उस कानून की जो छोटे मोटे अपराधियों को जेल में डालता है और बड़े बड़े अपराधियों को छूने से डरता है, उस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, उस कानून की। कानून किसी से नहीं डरता, ना ही तो किसी से घबराता है। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ रिश्वतखोरों की वजह से ना सिस्टम बदनाम है। सिस्टम की बात कर रही है तू? अरे किस सिस्टम की बात कर रही है? उस सिस्टम की जिसके ऊपर रिश्वतखोरी और दलाली का जंग लग चुका है। अरे मर चुका है वो सिस्टम, ऐसी सिस्टम की बात कर रही है तू? बोलना, बोल इंस्पेक्टर, ऐसी सिस्टम की बात कर रही है? तू मुझे ये बता कि तूने उस समाज सेवक विधायक का गला क्यों काटा? क्यों तूने उसको मौत के घाट उतारा? अरे क्यों जलाद बन गई थी तू उसके पीछे? फिर क्या बिगाड़ा था शरीफ इंसान ने तेरा? शरीफ इंसान की बात कर रही है तो? अरे शरीफ समाज का सेवक ही समाज का दुश्मन होता है।
जो समाज नाम की लकड़ी को दीमक की तरह खोखला करते जाता है। और मैंने तेरे उस विधायक का गला काट कर कुत्तों को खिला दिया था। लिख चार्जशीट में लिख, ताकि जज और समाज को पता चले कि वो कितना बड़ा शरीफ था। लिखे ना। तुझे पता है उस विधायक के घर पे एक गरीब महिला काम करती थी। एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हुई तो उसने अपनी जगह अपनी 12 साल की बेटी को काम पे भेजा। और पता है उस विधायक ने क्या किया? अकेले देख के उस लड़की के साथ अपनी पैसे बना की सारी हदें पार की। उसने उसके आगे पीछे दोनों घुपता डैमेज कर दिए थे। और पता है तुझे उस लड़की की हालत क्या हो गई थी? उसकी ये आंखें बाहर आ गई थी, ये जीभ दांत में फंस के कट गए थे। और इस मामले को एक हाथा नाम देके रफा दफा कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मां गरीब थी और कोर्ट में उसके लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने उस हरामी को दुनिया से उठा दिया, दुनिया से। अब तू चढ़ा मुझे फांसी पे, चढ़ा चढ़ा। ये चिंगारी, तू चिंता मत कर। अगर तू सही है ना तो ये इंस्पेक्टर सीमा पटेल ये तेरा साथ देगी। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना, वो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है। फिर तेरी क्या औकात है? हेलो, इंस्पेक्टर सीमा पटेल। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी लड़की ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती और शायद लड़की मर गई। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा लड़का नाबालिग है, उसका बालिग होने में अभी 1 महीना बचा है। तो ये बता तू बोल कौन रहा है? आधे घंटे में 50 लाख आपके घर पहुंच जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि मेरा बेटा नाबालिग है। और ये वारदात कहाँ हुई थी? बताया तो आपको कि मेरा आदमी 50 लाख रुपए लेके आपके घर के लिए निकल चुका है। क्या हुआ मैम? किसका फोन था? मगरू, आज जिसका कॉल आया था ना, अगर वो बंदा सच बोल रहा है तो 3 BHK का शानदार फ्लैट ना मेरे नाम हो जाएगा। अरे वाह। चिंगारी, ये लड़की कौन है? जिंदा है या फिर मर गई? ये आईना है उस कानून का जिसे जुर्म, अन्याय, अत्याचार तो दिखाई देता है, लेकिन कानून का खुद का चेहरा कभी नहीं दिखाई देता, कभी नहीं। और चिंगारी, तू बोल क्या रही है? और ये बता कि लड़की मरी कैसे? मरी नहीं है बल्कि मारी गई है। दुष्कर्म करने वाले ने सबसे पहले इसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद इसी गला घोट के जान से मार दिया ताकि ये कहीं अपनी जुबान ना खोल पाए। उसी के रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हो। लिख, उस हरामी का नाम था विपुल और उसके बाप का नाम विनोद था। लिख रिपोर्ट। मगरू, एक काम कर, रिपोर्ट दर्ज कर और एम्बुलेंस बुला फोन करके। चिंगारी, इसकी उम्र कितनी थी? लड़की नाबालिग है, नाबालिग। लड़की नाबालिग है तो लड़का भी नाबालिग रहा होगा। उसको कर्मी को बचाने के भूमिका मत बना, वरना तू कहीं भी भूमिका बनाने लायक नहीं बचेगी, समझे? ओए, तू तो ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे कानून अपना काम ढंग से करता ही नहीं है। करता है काम, बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। अपराधियों को बचाने के लिए सारे उपाय अपनाता है। लिख रिपोर्ट में कि इसकी लड़की की मौत का जिम्मेदार तेरा कानून है और कानून की लाचार व्यवस्था। लिख रिपोर्ट, लिख। चिंगारी, अगर तू होश में नहीं है ना तो मुझे अच्छे तरीके से ना होश में लाना आता है। कानून के ऊपर उंगली उठा रही है तू। इंस्पेक्टर सीमा पटेल, यही नाम है ना तेरा? तू एक बात बता, जब किसी घर का बेटा बिगड़ जाता है, बदमाश या चोर उचक्का बन जाता है, तो गलती किसकी होती है? उस चोर उचक्के की या फिर घर के बड़े बुजुर्ग की जो उसे संस्कार और सही रास्ता नहीं दिखा पाते? बोल, किसी गलती होती है? और चिंगारी, तू कहना क्या चाहती है? यही, जब बच्चे के दिल से माँ बाप का डर निकल जाता है ना, तो बच्चे कुछ भी कर गुजरते हैं। उसी तरीके से आजकल के लोगों का दिल से कानून का डर खत्म होता जा रहा है। वो कानून को अपनी जेब में रखते हैं और तू जैसे कानून को रखवाले मुजरिमों का जुर्म का नहीं, बल्कि मुजरिमों के माँ बाप के जेब की गहराई को देखते हैं, समझे? चिंगारी, मुझे क्या लगता है कि तू ना अपनी आजाद जिंदगी से ना तंग आ चुकी है। अगर तू बोले तो मैं 5-7 साल का कोई साफ सा केस बना के ना तुझे साफ सी जेल में पहुंचा देती हूँ। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना,
तो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है, फिर तेरी क्या औकात है जो चिंगारी को हाथ भी लगा दे? और जिस तरीके से लोगों के दिलों से कानून का डर खत्म होता जा रहा है ना, देखना वो दिन दूर है जो कानून पक्षी बनकर गली चौराहे पर उड़ता हुआ दिखाई देगा। और 2 घंटे के अंदर अगर ये मुजरिम पकड़ा नहीं गया ना, तो चिंगारी किन्नर अपने समाज की कसम खा के बोल रही है इस लड़की का पोस्टमार्टम होने से पहले तेरा पोस्टमार्टम कर डालूगी। याद रखना तो समझे? मगरू, हेडक्वार्टर कॉल करके सारी सूचना भेज दो जल्दी। और चिंगारी, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है, और कानून की कमजोरी की वजह से ना जुल्म ताकतवर होता जा रहा है। और अगर हमारे देश में आप जैसे ताकतवर लोग होंगे ना, तो जुल्म को झुकना ही पड़ता है।